दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं बिहार के गांव में जिसका नाम है पत्थरकट्टी। यह गांव गया से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव का नाम पत्थरकट्टी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के लोग पत्थरों को तराशकर मूर्तियाँ और अन्य वस्तुओं का निर्माण करते हैं। हम इस गांव में आए हैं ये देखने के लिए कि इस कला को करते हुए लोगों की स्थिति कैसी है और इस कला की स्थिति कैसी है। सन 1720 में महारानी अहिल्याबाई होलकर जो इंदौर की महारानी थी, विष्णु पर टेम्पल बनाने के लिए जयपुर से कलाकारों को, गौड़ फैमिली के कलाकारों को लाई थी। तो वो काफी समय का बात हो गया। जयपुर से कलाकार लोग आए, पत्थर का चयन होने में टाइम लग रहा था। ये पूरा रकबा टिकारी महाराज के अंडर में था। तो टिकारी महाराज का कहना था कि जहाँ कहीं भी महारानी अहिल्याबाई होलकर के आदमियों को, लोगों को बोला उन्होंने कि जहाँ कहीं भी आपको काम का पत्थर निकले, हमारी तरफ से फुल इजाजत है, आप काम लगवाएं। तो उस समय तो कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं, लेकिन लोगों के पास अपनी टेक्नोलॉजी थी। यहीं का पत्थर चयन हुआ। इस जो विष्णु पर टेम्पल बना यहीं के पत्थरों से बना है। वो पत्थर भी इतना चिढ़ा टाइप का पत्थर था जो कभी खराब, धूप गर्म पानी, धूप से, पानी से, ठंड से खराब नहीं हो। तो यहीं पर ब्लॉक बनते थे और यहीं से वहां जाया करता था। तो उसी में सारे लोग धीरे धीरे मतलब मंदिर जब बन गया तो धीरे धीरे लोगों का पलायन भी आते रहे, जाते रहे। उसी बीच में हम लोग का भी पलायन होता चला गया, क्योंकि हम लोग के लायक ये जगह समझ में नहीं आ रही थी। तो लगभग सारे लोग पलायन हो गए। 90 के दशक के बाद क्राइम बहुत तेजी से चल रहा था। लोग डिस्टर्ब थे। रात में पहरा देंगे और दिन में काम कैसे करेंगे, पैसा भी तो चाहिए अर्न। और रात में जब सोएंगे तो दिन में नींद, रात में जागेंगे तो दिन में नींद आएगी, तो काम होगा नहीं। इसी की वजह से पलायन का सिलसिला जारी था। आज हम 3 घर गौड़ फैमिली से रह गए हैं, लेकिन हमारी कला का पूरे इलाके में विस्तार किया हम लोगों ने। गवर्नमेंट के ट्रेनिंग स्कूल के थ्रू लोगों को सिखाया गया, हम लोगों ने सिखाया। सारे लोग आज कम से कम 30,000 की आबादी इस पत्थर के रोजगार पे डिपेंड कर रही है। आराम से लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब कमाने नहीं जाते हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं जो पर डे हजार रुपया नहीं कमाता। यानी अमन चैन से लोग जिंदगी बिता रहे हैं। ये गांव कलाकारों का गांव, शिल्पकारों का गांव, सारे लोग एक नाम पे। हाँ, वो चाहे किसी भी कास्ट के लोग हों, कास्ट का कोई लेना देना नहीं है। हर जात के लोग इस पत्थर के काम में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि एक माहौल यहाँ बना हुआ मूर्तियों का ना, तो उसमें जात का कोई लेना देना नहीं रहा। देखा देखी सब लोग कि भाई यही काम करेंगे, हम बाहर क्यों जाएं। बाहर जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। घर बैठे बाल बच्चों के साथ कमा खा के मौज मस्ती कर रहे हैं लोग। आप बोले कि गौड़ परिवार जयपुर से आए, आपके पूर्वज भी जयपुर से आए थे। हाँ, तो आपका बेसिकली जयपुर ही आपका। हाँ, हाँ, मेरी 6ठी 7वीं पीढ़ी है यहाँ। हमारे पापा का भी जन्म यही था, मेरे दादाजी का भी जन्म यही था, मेरा भी जन्म यही है और मेरे बच्चे का भी जन्म यही है। लेकिन अब मेरे बच्चे यहाँ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये माहौल उन लोग के लायक नहीं है। मेरा एक बेटा, एक है, बेटी 2 है। तो एक बेटा और एक बेटी तो मेरा वो कनाडा में है और एक बेटी मेरी दिल्ली में है। और इसको ये जितनी भी जो प्रतिमा बनाते हैं या जो भी और काम कितना तैयार करते हैं, इसको बेचते कैसे हैं, इसको बनाने में कितना। देखिए, बनाने में मेन क्या होता है कि मोटा काम तो मोटे कारीगरों को, सब लोगों को, मतलब हर रेंज का काम है यहाँ। मोटा काम है, मोटे कारीगर को दिया गया जिसको पर डे 1000 रुपया मिलता है। उसके बाद हर कैटेगरी का काम है इसमें। और जब मूर्ति तैयार होती है तो उसमें हम लोग देख लेते हैं, कैलकुलेट करके कितना रुपया इन्वेस्टमेंट मेरा हुआ। उसके बाद हमें पत्थर का लागत क्या हुआ, मेरी बिजली का खर्च कितना हुआ, मेरे दुकान का किराया क्या हुआ, इसको फिनिशिंग करने में क्या लगा। उसके बाद अपनी प्रॉफिट जोड़ के उसके मूल्य को निर्धारण करते हैं। और दुकानदारों के साथ हमारा मूल्य निर्धारण होता है कि 12 इंच की मूर्ति आपको 2000 में देंगे, 15 इंच की मूर्ति 3000 में देंगे। उस तरह से निर्धारण हमारा कारीगरों के साथ भी है कि वजन और मूर्ति का साइज के हिसाब से। हाँ, साइज के हिसाब से, वजन के हिसाब से नहीं होता है। हाँ,
अब कारीगर को उससे 12 इंच की मूर्ति बनानी है तो उसका फिक्स है कि 600 रुपया देना है, चाहे वो 1 दिन में बना दे वो या 3 दिन में बना दे। तो आज के डेट में मशीनरी युग है, तो 1 दिन में सारे लोग चाहे जैसे भी हो आराम से खेलते कूदते बना देते हैं, कोई ज्यादा लफड़ा नहीं होता। तो सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलती है क्या आप लोगों को? देखिए सरकार की तरफ से तो अभी कोई मदद का कोई ऐसा आसार नजर नहीं आया है। बहुत से लोग आते हैं, क्या अभी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सुना दिया जाता है, मन तो नहीं करता लेकिन बताना ही तो पड़ता है। अब जैसे आप लोग मीडिया वाले आ गए तो बताना तो होता ही होता है कि भाई क्या प्रॉब्लम, लेकिन आज तक उस प्रॉब्लम पे गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। जीआई टैग के बारे में बात करें। जीआई टैग तो देखिए 2022 में नाबार्ड के थ्रू, हमें पता नहीं था, जबकि मधुबनी पेंटिंग का जीआई टैग मिल गया। मंजूसा पेंट, जो मंजूसा मुश्किल से 10 साल से वो लॉन्च की है भागलपुर मंजूसा, उसको जीआई टैग लोगों ने करवा दिया, हमारे अधिकारियों ने। और जबकि हम काफी समय से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से और हर डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, हर डिपार्टमेंट से जुड़े हैं करीब 40 वर्षों से, लेकिन किसी ने मुझे बताया नहीं और जीआई टैग के बारे में मैं जानता नहीं था। हमारे नाबार्ड से जब डीडीएम नाबार्ड से जब हम जुड़े तो वहां से पता, उन लोगों से पता चला कि जीआई टैग भी कुछ होता है जो पूरा विश्व देख सकता है इसको। ये हमारे उदय कुमार हैं जीआई टैग के, हमारे डीडीएम नाबार्ड, उनकी बहुत अहम भूमिका रही है इसमें। 2022 में उन्होंने मेरा जीआई टैग का पत्थरकट्टी का रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें हम ही थे, ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी। उसके बाद 2025 में सीजीआई जीआई के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे रांची, उसमें हियरिंग में मैं गया था, काफी जजेज जो लोग थे उन लोग के साथ मेरी बातें हुई। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे आपको कुछ पुरस्कार, सीता देवी पुरस्कार। हाँ, हमें कई पुरस्कार, हमें राज पुरस्कार 2009-10 में मिला, फिर राज्य कला पुरस्कार 2017-18 में मिला, उसके बाद 10 देशज राज पुरस्कार 21-22 में मिला। मैं कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैंने इस बार ये पद्मश्री के लिए भी अप्लाई किया है। हाँ, पद्मश्री 12 तारीख को, नेक्स्ट 12 अगस्त को मैं डीएम से मिला था। मेरा फाइल 15 को तो डिस्टर्ब हो जाता, 15 अगस्त को लेके मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका था 12 को, और उसी बीच में प्रधानमंत्री आ रहे थे। ये मेरा संजोग है या कुछ भी कहा जाए, हमारे डीएम सामने लगता मेरा ही नाम अनुशंसा रिकमेंड करके पीएमओ भेजा होगा, वो रिकमेंड होके मेरा नाम आया। और जब मुझे एक विष्णुपद मंदिर बनाना था, जब मेरे पास छोटा बना हुआ है, तो 10 इंच के साइज से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वजन क्या हो सकता है, क्योंकि इंडियन टेम्पल बनता है और ये विष्णुपद टेम्पल नहीं बनता है, कि इसमें 2 मंदिर है। करीब उसका वजन हो गया 8 किलो। तो जब बनने के बाद 20 तारीख को जब हमें जीएम डीआईसी का फोन आया कि आपको ही मूर्ति देनी है, तो मैं भी अस्तब्ध हो गया कि भाई ये कैसे हो सकता है। मतलब उसकी आकृति विष्णुपद की, हाँ, आकृति आप ही, मुझे बोला गया कि आपको ही गिफ्ट करनी। तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था कि प्रधानमंत्री तक मैं पहुंच रहा हूँ। जो कोई खास बात नहीं, तो हम बहुत बड़ी बात है कि हम कैसे वहां पहुंच पा रहे हैं। काफी मोमेंटो बनाते हैं, लेकिन कभी कहीं मुझे नहीं मिलने का मौका मिला है। अगर मौका मिला तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कई बार हैट्रिक लग गया। जब मूर्ति ले गए तो पीएम वो जो थे उसके वहां से कैंसिल हो गया था वजन की वजह से, एसपीजी वालों ने कैंसिल कर दिया था। फिर मैं यक्षिणी ले गया था, फिर वहां से पीएमओ से आदेश हुआ जीएमडीआईसी को कि आप उस मंदिर को मंगाइए, वही गिफ्ट दिलाएगा। पीएमओ से आदेश आ गया। फिर मैं 22 तारीख को लेके गया था, लेकिन हाँ, तो वो वजन की वजह से उस जो होंगे उनके चीफ, उन्होंने मना कर दिया कि इतना वजन हमारे प्रधानमंत्री नहीं उठा सकेंगे। तो मैंने उनको यक्षिणी की फोटो उन्हें गिफ्ट की। किसकी फोटो? यक्षिणी, हाँ, जो बिहार कला पुरस्कार का वो सिंबल भी है, और वो हमारे बिहार म्यूजियम में रखी हुई है। बहुत 10 फीट की मूर्ति है। हम देख रहे हैं कि काला पत्थर भी, उजला पत्थर भी। तो काला पत्थर यहाँ का है, काला पत्थर यहाँ का है, इसी को जीआई मिला है। काला पत्थर को जीआई जिला मिला। व्हाइट को नहीं है, व्हाइट तो राजस्थान से आता है। हमारा लोकल पत्थर काला ब्लैक स्टोन है। हमने 300 साल पुरानी सुराही सीजीआई को दिखाया था, गिलास जो 300, हमारे पूर्वज जब आए थे तो ये मुगल सल्तनत था उस जमाने में। तो मुगल सल्तनत में मूर्तियां नहीं बनती थी, लोग मतलब बर्तन पोट बनाया करते थे। जो हमारे दादाजी
या मेरे ताऊ जी जो थे कलकत्ता ढाका माल भेजा करते थे, तो उसके कुछ अवशेष मेरे पास पड़े थे। जब मैंने होश संभाला तो मैंने देखा तो हमारे पास यूनिक चीजें रखी हुई हैं, उसको मैंने अपने धरोहर समझ के संभाल कर रखा है। जब सीजीआई को मैंने दिखाया तो सारे जजेज और सीजीआई भी दंग थे कि बहुत जबरदस्त चीज है, बड़ा अच्छा लगा उन लोग को। और हमारे यहाँ की खरल जो ये सब खरलें जो हैं ये सब भी मैंने दिखाया, तो वो जो जितने अधिकारी आए थे छोटी छोटी खरल तो घर में यूज होती हैं, वो उसको तो ले गए, परचेज कर लिया। जीआई टैग मिलने के बाद किस तरह से आप देखते हैं इसको कि और इसका आप देखिए जीआई टैग मिलने से पूरा वर्ल्ड हमें पत्थरकट्टी को देख सकेगा। इससे क्या होगा, हमारा जब ऑर्डर बढ़ेगा, हमारा डिमांड बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हमारी कमाई होगी, हमारे के पूरे कलाकारों की। क्योंकि जीआई जब टैग फाइनल जब सर्टिफिकेट मिल जाएगी तो जितने कलाकार हैं सबको ऑथोराइज मुझे ही करना है, सबको जीआई। भाई मेरे नंबर से तो सबको फायदा मिलेगा नहीं, सबको वो नंबर मद्रास में इसी जीआई की ऑफिस है, हेड ऑफिस, वहां से सबको इशू नंबर होगा और सारे नंबर को सब वर्ल्ड में देखा जाएगा कि ये पत्थरकट्टी एक यूनिक चीज के लिए फेमस है। हमारे प्रधानमंत्री जी को जो मैंने दिया वो एक यूनिक चीज दिया है। तो सरकार की तरफ से नहीं, आज तक कुछ तो नहीं मिला है। एक रिसोर्ट लाए थे, आज तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ, फॉरेनर भी आते तो ऐसे ही रह गया है ये। लेकिन अब कार्रवाई चल रही है, 2017 के बाद ये खंडहर में तब्दील हो गया, अब ये जीविका के अंडर में जाने वाला है। अब देखते हैं क्या होता है। आप इसका भविष्य कैसे देखते हैं, क्या ये कला बच पाएगा? हाँ बच पाएगा, बच जाएगा। ये कला डूबने की नहीं, क्योंकि काफी लोगों को हम लोगों ने सिखाया है और ये एक तरह से वो अब मैं समझ रहा हूँ कि हर घर के लिए ये मतलब कोई ऐसा घर नहीं जहाँ ये मूर्तियों का काम नहीं है, तो ये कला विलीन नहीं हो सकती है, विलीन होने का कोई इसमें मतलब नहीं रह गया। और क्या, कोरोना के बाद इसका डिमांड बढ़ा है। गया तो बाद कहाँ सप्लाई हो? गया तो लोकल मंडी, गया बोध गया तो है ही, वो बुद्ध के लिए इंटरनेशनल मंडी है। उसके बाद कलकत्ता, बनारस, आगरा, जयपुर, दिल्ली, फोन आते हैं कैसे? हाँ ग्राहक का फोन आते रहता है, व्यापारियों को जाता है मालूम। हाँ, और जो जानते हैं ग्राहक जो गूगल सर्च करते हैं तो वो भी आते हैं। नाम से सर्च नहीं, वो गूगल पे जिसके नाम से आया उसके नाम पे ग्राहक आए। हमारे पास छत्तीसगढ़ वगैरह सब जगह के लोग आए हुए हैं, ऑर्डर दिया उन्होंने, माल ले गए, हर जगह से आते, पंजाब वगैरह से भी आ जाते हैं। मतलब एक महीने पे बात करें कितना आप सप्लाई करते हैं, कितना माल? देखिए ये कोई निश्चित नहीं होता, सीजन ऑफ चल रही है ना, इसमें बहुत धीमा धमा व्यापार चलता है। देखिए अब ये आ जाएगा, माघ का महीना आएगा, फरवरी से वो मार्च अप्रैल तक चलता रहेगा, ये बहुत तेजी से चलेगा। अभी धीमा धामा मार्केट है, बरसात में मूर्तियों का स्थापना नहीं होता है, इसकी जब स्थापना होती है तभी ये चलता है, ऑफ सीजन में नहीं चलता है। अभी इसके बाद वाला सीजन हाँ चलेगा। हाँ अभी हमारे यहाँ बंगाली लोग भी जो हैं बुद्ध गया वगैरह से आते हैं, तो बहुत से लोग इसी रोड से घूमना शुरू कर दिए, क्योंकि बुद्ध बजीरगंज वाला रूट ज़्यादा लंबा दूरी पड़ रहा है, तो जितने 4 व्हीलर वाले हैं सारे बंगालियों को, फॉरेनरों को इस रोड से ले जाते हैं, तो इसका भी फायदा हम लोग को हो रहा है। मतलब पर्यटक भी हाँ पर्यटक आना शुरू हो गया है। अब बंगाली लोग आते हैं तो उन लोग मूर्ति देखते हैं तो गाड़ी रुकवाते हैं और छोटी छोटी मूर्तियाँ वो भी लेना शुरू कर देते हैं। मेरा नाम सीताराम केसरी उपासन है। इस पत्थरकट्टी का मासूर हुआ कि इस पत्थर से विष्णुपद मंदिर का निर्माण हुआ। निर्माण करने के अहिल्याबाई ने 300 वर्ष कारीगरों का 300 को लाया था, उसी से हम लोग इनका सीखे, उसी से हम लोग अपना अपना रोजी रोजगार किए। पत्थर हम लोग मार्बल वाला राजस्थान से मंगाते हैं, जयपुर से मकराना से आता है, अब मकराना से राजनगर से 300 की दूरी में से आता, 1500 किलोमीटर दूरी से आता पत्थर है। अब मेरा जो पहाड़ पत्थरकट्टी है उसमें जो खल है, कुंडी है वगैरह, जैसे गिरनाट का है मूर्तियाँ, उस सभी वो बनाता जाता है, जो 1 नंबर स्टोन वहाँ पर गिरनाट कहा जाता है। उसको बनाने में कितना कॉस्ट पड़ता है, उसको कैसे बेचते हैं हम लोग? बनाने में हम लोग का देखिए कॉस्ट, एक मूर्ति में कम से कम जो जैसा काम ले तो उसका हम बनता है। एक मूर्ति का 5,000 है, 5 लाख का कीमत है, उस हिसाब से हम लोग खर्चा करके मूर्ति बना करते हैं। कैसे बेचते हैं इसको, कहाँ बेचते हैं? ये हम लोग जैसे लोकल बिक्री हो गया है
आते हैं, बाहर से लोग लाते हैं, और ये कलकत्ता भेजते हैं, लखनऊ जाता है, कानपुर अयोध्या तक माल भेजते हैं। मतलब इस कला को करते हुए बढ़िया पैसे कमा लेते हैं। जो कुछ है रोटी रोटी चल रहा है, जिंदा हम लोग हैं, लेकिन हम लोग यही कहते हैं भारत सरकार की हम लोग को मदद मिल रहा है, इसे हम लोग उतरना है। किस तरह का मदद मिल रहा है सरकार से? ये लोन वगैरह है, जैसे PM विश्वकर्मा उसे हम लोग ले उठाए हैं, PM विश्वकर्मा चल रहा है। हम लोग कहते हैं कि जो माध्यम है KVIC, जो बैंक के माध्यम से हम लोग 10-20 लाख का लोन दिया जाए, जो सब्सिडी 50% हम लोग को मिला जाए, उससे हम लोग राहत मिल सकता है जिला उद्योग से। क्या कह के लोन मांगते हैं आप? मैंने हम लोग कहना है कि जिला जो हम लोग कला का मूर्ति का है, तो जिला उद्योग से हम लोग होता है पास, तो उसमें 50% का हम लोग मिलता है सब्सिडी। तो ये सरकार से कहें कि जिला कला का उद्यान किया जाए, इसमें हम लोग सहयोग ज़्यादा रहेगा। बिहार सरकार से सब्सिडी मिलता है? हाँ, बिहार सरकार राशि में मिलता है। और बैंक से लोन किस आधार पर मिलता है? बैंक का आधार है, जो बैंक देखिए ये पुराना ज़माना का बैंक दिए हैं लोन, उस हिसाब से जब जो लिए जो नहीं दिया उसी को दिया है। और हम लोग जो छात्र में है उसको तो जैसे PN बैंक है, इस हम किराया बैंक हम लोग उठाए, पैसा मिल गया सबसे दिए। इससे आप ये काम कर रहे हैं? हम करीब 35 साल से काम कर रहे हैं। और आपका सारा फैमिली सब फैमिली यही है, मेरा बच्चे ही पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, इसी काम को करते इसी काम करते पर लिखा रहे हैं। पढ़ा लिखा लेते ये काम करते हाँ, पढ़ा रहे हैं। हैं? एक मूर्ति को बनाने में कितने दिन का समय लगता है? देखिए, ये मूर्ति छोटा वाला है ना, जो हम लोग 2 दिन बनाते हैं, उसका 2500 रुपये रेट। उसमें प्लस मजूरी हो गया, पत्थर हो गया, कांट सब काट के हम लोग को 500-600 मिल जाता है। अच्छा, ये मूर्ति आपको 35,000 का है, इसमें 15 दिन टाइम लगता है। इसे हम लोग को मानी 25-30 हज़ार पर लाओ, 10 रुपये कमाएंगे, पेंट पॉलिश करके मिलता है। इसके बाद इसको पेंट करते हैं फिर? पेंट घिसाई होगा, पेंट होता है, बन देते हैं हम लोग। और कितना में बेचते हैं इसको? बनाने का कॉस्ट क्या पड़ता है बड़ा वाला? एक बनाने बोले लमसम 30,000 पड़ता है, 5 रुपये पर बेच देते हैं, मेहनत करके। मतलब गया से बाहर भी बेचते हैं? गया बाहर जाता है, गया से 20,000, जैसे कलकत्ता हो गया, बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर अयोध्या, दिल्ली तक माल हम बेचते हैं। मतलब भारत के बाहर नहीं जाते? नहीं, भारत में रहते हैं।